हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। उम्मीद कर सकते हैं कि रफ्तार पकड़ लिया होगा आपकी पढ़ाई ने और अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं कि कल आपकी क्लास हिंदी की नहीं आ पाई थी, कुछ बिजी शेड्यूल हो गया था। अब आप भी जानते हैं कि थोड़ा पूजा पाठ था, कल नवरात्रि का लास्ट दिन था, तो इसी सब में देर हो गया और टाइम नहीं मिल पाया कि वीडियो बनाए हम आपके लिए। तो आज आपकी वीडियो आ गई है। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास था जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो काल था, तो ये काल आपका छायावादोत्तर काल, ये लास्ट काल हम पढ़ रहे हैं। इसमें एक वीडियो आपकी और आएगी और आपके लिए कुछ पर्टिकुलर वीडियो बनाए जाएंगे। जैसे कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ रचनाएं दे दी जाएंगी, पूछा जाएगा ये क्या है, कहानी है, कविता है, निबंध है, नाटक है, एकांकी है, क्या है, ये सारी चीज़ें। तो इस पे पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बनेंगे कि यहाँ से अगर आपके क्वेश्चन पूछे जाएँ तो गलत ना हो। ये मान के चलिए, अगर आप कोई चीज़ यहाँ से पढ़ेंगे वो 100% चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो और आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि पत्र लेखन प्लीज़ जाइए, वहाँ से पढ़िए। कुछ चीज़ें और हैं वो हम करा देंगे आपके, तो जो चीज़ें हैं वो पढ़िए। और ये इतिहास तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने क्या देखा, आदिकाल हमने पढ़ लिया, भक्तिकाल, रीतिकाल, और ये आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। और आधुनिक काल में हमने पढ़ लिया है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग। चौथा युग हमारा क्या है, छायावादोत्तर युग। तो जो छायावाद के बाद का युग है उसे छायावादोत्तर युग कहते हैं। देखिए, छायावाद प्लस उत्तर कह सकते हैं ना, तो उत्तर मतलब बाद में, तो उसके बाद का युग है और ये युग भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको पढ़ेंगे। तो छायावादोत्तर युग है ये। और छायावादोत्तर युग क्या है, इसका समय सीमा क्या है, 1936 से अब तक। आधुनिक काल के अंतर्गत ही आएगा। चौथा है छायावादोत्तर काल। आधुनिक काल 1850 से आपका अब तक का है। और ये जो छायावादोत्तर युग है आपका, छायावादोत्तर काल है, ये 1936 से अब तक का। और इसको भी कितने भागों में बांटा गया है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन साथ में दबा दें कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी टाइम टू टाइम, और रेगुलर आपकी क्लास रहेगी, अब मिस नहीं होगी। कुछ अच्छा देने को आपको कोशिश करेंगे, तो ये हमारे ऊपर विश्वास बना के रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्या देखा हमने कि छायावादोत्तर काल है, इसका समय सीमा क्या है, 1936 से अब तक। और छायावादोत्तर काल को एक नाम से और जानते हैं जिसे कहते हैं शुक्लोत्तर युग। तो यहाँ लिख देते हैं, इसे कहते हैं शुक्लोत्तर, भी याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है पूछ ले। शुक्लोत्तर काल या शुक्लोत्तर युग कह सकते हैं, शुक्लोत्तर युग, ओके। क्या कह सकते हैं, शुक्लोत्तर युग हम इसे कह सकते हैं। फिर क्या देखते हैं, ये जो होता है छायावादोत्तर काल, ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है, नई काव्य धारा का प्रारंभ होता है और पुरानी का अंत हो जाता है। यानी कि अब तक जो भी चली आ रही थी काव्य धाराएं, जो भी चीज़ें थी, तो उनका अंत होता है और कुछ नया यहाँ से शुरू होता है। छायावादोत्तर युग से कुछ नई चीज़ें शुरू होती हैं और पुरानी चीज़ों का अंत हो जाता है। और यहाँ पर तुकांत और अतुकांत रचनाएं भी देखने को मिलती हैं, तो इसके बारे में आप इतना ही जानिए, ठीक है। और बात करें कि विविधता को देखते ही, विविधता के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। छायावादोत्तर काल को 3 भागों में बांटा गया है। अगर पूछा जाए किसके आधार पर, तो विविधता के आधार पर, विविधता के आधार पर, ठीक है। 3 भागों में, किसमें, प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में और नई कविता में। अगर आप समय सीमा जानना चाह रहे हैं तो ये आपकी हो जाएगी 1900। देखिए, ये प्रगतिवाद कहाँ से, 1936 से 43, और प्रयोगवाद 1943 से 51 और 51 से अब तक। तो जब हम पढ़ेंगे तो चीज़ों को हम पढ़ लेंगे। तो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। अगर पूछा जा रहा है कि छायावादोत्तर युग को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, विविधता के आधार पर, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ओके। तो ये चीज़ें आप याद रखिए। अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्रगतिवाद, और कल के वीडियो में हम प्रयोगवाद और नई कविता दोनों को खत्म कर देंगे। बस आपका ये कालक्रम पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे चलेंगे जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, आप ये चीज़ मानिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपके पूछे जाते हैं तो छायावाद युग से पूछे जाते हैं, उसको एकदम रट डालिएगा। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ही आपको उसमें पढ़ाई गई हैं, उसको एक पॉइंट उसका मत छोड़िएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बनते हैं तो छायावाद युग से ही बनते हैं, बाकी चीज़ों से तो बनते हैं लेकिन कम, और यहाँ से भी बनते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रगतिवाद पे। तो प्रगतिवाद का समय सीमा क्या है, 1936 से 1943 तक। काल भी याद रखिएगा, हो सकता है कभी कभी काल भी पूछ लेता है, तो सबका काल आपको अच्छे से बताया गया है, तो सबका समय सीमा आप याद रखिएगा। अब बात करें कि प्रगतिवाद की प्रारंभ कैसे हुआ था, तो प्रगतिशील लेखक संघ से हुआ था इसका प्रारंभ, प्रगतिवाद का। और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ में, 1936 में हुआ था। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मुंशी प्रेमचंद थे। एक बार और देखिए, प्रगतिवाद का जो प्रारंभ हुआ था, प्रगतिवाद का प्रारंभ हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ से, और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था लखनऊ में 1936 में। सन भी याद रखिएगा, वैसे पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी लिखी हुई। और बात करें इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। फिर आगे हम क्या देखते हैं, आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो है
इस युग में है, प्रगतिवाद युग में सामाजिक भावना प्रबल थी, ठीक है, सामाजिक भावना प्रबल थी। और जबकि हम छायावाद युग में देखते थे वहाँ वैयक्तिक भावना प्रबल थी, यानी कि इंडिविजुअल चीज़ों को देखा जाता था, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे सामाजिक भावना प्रबल थी, कहाँ पर, प्रगतिवाद में पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं ये प्रगतिवाद सिद्धांत जो है इसे मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी कहते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये हो सकता है पूछ ले आपका, प्रगतिवाद सिद्धांत मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तो याद रखिएगा। फिर बात करेंगे इसमें प्रमुख रचनाकार कौन कौन से आते हैं। रचनाकार भी आपको हर युग के रचनाकार और रचना दोनों को याद करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी रचनाकारों के नाम देकर पूछ लेता है कि कौन से युग के ये रचनाकार हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन को यात्री भी कहते हैं, शिवमंगल सिंह सुमन और रामविलास शर्मा, त्रिलोचन और रंगेय राघव। तो ये महत्वपूर्ण रचनाकार हैं किसके, प्रगतिवाद युग के, यानी छायावाद उत्तरकाल के अंतर्गत 3 भागों में बांटा गया है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और आपका नई कविता, ठीक है। और नई इसमें क्या है, पहला क्या है, प्रगतिवाद है। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रमुख रचनाकार कौन है, केदारनाथ अग्रवाल हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, नागार्जुन जिनको यात्री भी कहते हैं, शिवमंगल सिंह सुमन है और रामविलास शर्मा है, और त्रिलोचन और रंगेय राघव। देखिए जैसा कि हमने आपको ट्रिक से बताया था कि जैसे आधुनिक काल का आपको नहीं याद हो रहा है कि किस क्रम में हम याद करें, मान लीजिए कि आपको ईयर याद हो गया, अब प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इसमें समय सीक्वेंस भूल गए, तो हमने बताया था आपको सबसे पहले भारतेंदु युग था, एक बार सुन लीजिएगा ध्यान से, भारतेंदु युग था, फिर आपका क्या था, द्विवेदी युग था, फिर छायावाद युग था, फिर छायावादोत्तर काल था, छायावादोत्तर काल के अंतर्गत प्रगतिवाद और प्रयोगवाद और नई कविता। तो हमने ऐसे कहा था, आप याद करिएगा कि भारत में द्विवेदी जी ने साहित्य की छाया कर दी, तो भारत से भारतेंदु युग, द्विवेदी जी ने तो द्विवेदी युग हो गया, छाया कर दी यानी कि छायावाद युग, साहित्य के क्षेत्र में छाया कर दी। और उसके बाद क्या हुआ कि प्रगति हुई, उसके बाद क्या हुआ, प्रगति हुई तो प्रगतिवाद युग हो गया, फिर उस पर प्रयोग किया गया तो प्रयोगवाद युग हो गया, और फिर क्या हो गया, उस पर नई कविता लिखी गई तो नई कविता हो गया। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जब आपको सीक्वेंस याद होगा तो कभी ईयर में भी अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो चीज़ें हो जाएंगी वहाँ से। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, प्रगतिवादी युग की विशेषता क्या है। तो ये भी युग आपका इंपॉर्टेंट है, रचनाएं, रचनाकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा चीज़ हम नहीं पढ़ाते हैं, वन लाइनर पढ़ाते हैं, जो चीज़ें आपकी ज़्यादातर पूछी जाती है वही चीज़ें पढ़ाते हैं, और ना ही ज़्यादा आपका समय लगेगा, ठीक है। हम सोचते हैं कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट आपको दे पाएँ। चलिए आगे देखते हैं, विशेषता क्या है। विशेषता क्या है, प्रगतिवादी युग में क्या था, प्रकृति के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ था लोगों में, लोग प्रकृति के प्रति लगाव रखते थे, और नारी चित्रण की भी बात की गई है इसमें, और शोषण की दीनता का चित्रण किया गया है, ठीक है। यानी शोषण करना यानी किसी को सताना, तो क्या हो जाता है, शोषित वर्ग मान सकते हैं, इसको कह सकते हैं शोषित वर्ग। ये शोषण नहीं करते हैं, शोषित वर्ग कर सकते हैं, शोषित वर्ग को जो है इनकी दीनता का चित्रण किया गया है। शोषित वर्ग आप जान सकते हैं कौन होते थे। अब फिर बात करें, यहाँ पर राष्ट्रीयता की भी बात की गई है, और यहाँ पर क्रांति की भावना भी देखने को मिलती है, लेकिन एक चीज़ नहीं देखने को मिलती है, धर्म और ईश्वर की अनास्था है, यानी कि धर्म और ईश्वर के यानी कि लोग थोड़ा धर्म और ईश्वर के प्रति इतना ध्यान नहीं देते थे। और यहाँ पे क्या था, सामाजिक जीवन के प्रति यथार्थता थी, लोग सामाजिक जीवन से जुड़े हुए थे, और यहाँ पर मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है और मुक्तक काव्य का। तो ये चीज़ें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती ही हैं। तो हम एक बार और विशेषताओं को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या था कि प्रकृति के प्रति लगाव था लोगों में, नारी चित्रण की भी बात की गई थी, और शोषित की दीनता का चित्रण किया गया था। जो भी शोषित वर्ग थे, या कह सकते हैं जिनका शोषण किया जाता था, उन्हें शोषित ही कहा जाता था, उनकी दीनता का भी चित्रण किया गया था, उनके बारे में चीज़ें बताई गई थी। और फिर बात करेंगे राष्ट्रीयता की, राष्ट्रीयता की भावना थी, क्रांति की भावना थी। भाई राष्ट्रीयता की भावना होगी तभी क्रांति की भावना आएगी, अगर देश के प्रति चीज़ें हैं तो। फिर बात करें धर्म और ईश्वर की अनास्था, धर्म और ईश्वर में इतना ज़्यादा आस्था नहीं थी इनकी, और सामाजिक जीवन के प्रति यथार्थता थी, समाज को समझते थे, समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, और मुक्तक छंद और मुक्तक काव्य की बात की गई। तो इतनी चीज़ें हो गई आपकी प्रगतिवाद युग की। अब प्रमुख रचना और रचनाकारों को देखेंगे, जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके 100% क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, हम क्या देखते हैं प्रमुख रचनाएं और रचनाकार के बारे में। तो पहला है आपका युगधारा, कालिदास, अकाल और उसके बाद। ये रचना है नागार्जुन की, नागार्जुन को यात्री भी कहते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका युगधारा से कई बार क्वेश्चन बना है, कालिदास भी पूछा गया है, पर ये दोनों रचनाएं कई बार पूछी गई हैं। युगधारा कालिदास, और अकाल और उसके बाद ये किसने लिखा है, नागार्जुन, जिसे हम यात्री कहते हैं, ठीक है, यात्री भी नाम था इनका। फिर अगला क्या है, युग की गंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार पूछी जा चुकी है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ठीक है,
फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल, इनकी भी सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। ये लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। ठीक है, क्या है? युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं और नींद के बादल, ये किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। फिर आगे हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी। इनकी रचना है रेणुका, कई बार पूछी गई है। हुकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और इतिहास के आंसू, दिल्ली, उर्वशी और धूप और धुआं। देखिए उर्वशी इनकी 1961 में आई थी और एक आपने पीछे पढ़ा होगा प्रसाद जी की रचना थी उर्वशी। तो दोनों लोग की अलग अलग रचनाएं हैं, कभी दोनों लोग का नाम एक साथ नहीं दिया जाएगा ऑप्शन में आपका। तो रेणुका हो गया, हुकार है, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, इतिहास के आंसू, दिल्ली, उर्वशी, धूप और धुआं, सारी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है दिनकर जी की। तो ये रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। और बात करें, इन्हें अधैर्य का कवि कहा जाता है क्योंकि इनमें धैर्य नहीं था ऐसा कहा जाता है, तो इन्हें अधैर्य का कवि कहा जाता है और समय सूर्य कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है तो दिनकर जी को कहा जाता है, और समय सूर्य किसे कहा जाता है? दिनकर जी को कहा जाता है। तो ये इनकी रचनाएं हो गई। फिर आते हैं एक इम्पॉर्टेंट रचनाकार आते हैं हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया। इसमें भी सारी रचनाएं लगभग आपकी पूछी गई हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ये शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचनाएं हैं और ये सारे महत्वपूर्ण जितने भी रचनाकार हैं, ये 4 महत्वपूर्ण रचनाकार आपके लिए यहाँ पर लिखे गए हैं प्रगतिवाद के लिए। और पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि चीज़ें आपको याद हो जाएंगी 1-2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो है, आप 4-5 बार भी उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार और देख लेते हैं। युगधारा, कालिदास, अकाल और उसके बादल किसने लिखा है? नागार्जुन ने लिखा है। फिर बात करेंगे युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं और नींद के बादल किसने लिखा है? केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है। फिर बात करेंगे रेणुका, हुकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, इतिहास के आंसू, दिल्ली, उर्वशी, धूप और धुआं लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, और ये इन्हें अधैर्य का कवि भी कहा जाता था और समय सूर्य भी कहा जाता था। फिर बात करेंगे हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, ये किसने लिखा है? शिवमंगल सिंह सुमन ने। तो ये आपका प्रगतिवाद खत्म होता है। आपका लास्ट पार्ट बचेगा इस कालक्रम का जो है, ये दोनों प्रयोगवाद और नई कविता, इसको एक ही वीडियो में हम खत्म करेंगे और फिर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, रचनाकार, ये सारी चीज़ें जो बचेंगी वो करेंगे। फिर भाषा खंड करेंगे। ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं आपके हिंदी साहित्य के इतिहास में, बस जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं उतना आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, उतना आप पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, उसके ज़्यादा इधर उधर मत भागिए, 50 जगह मत भागिए। देखिए जो चीज़ें आपको यहाँ दी जा रही हैं कई जगह से इकट्ठे करके दी जा रही हैं, तो आप देखिए कई जगह ढूंढेंगे तो आपको समय भी लगेगा और चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। तो जो चीज़ें मिल रही हैं उसे लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम देंगे, ग्रेड B से D तक का कोई भी एग्ज़ाम है, तो वहाँ के लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाएंगी चीज़ें। तो ये हो गया आपका प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद क्या होता है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, वीडियो अपलोड होगा उसके 1-2 घंटे बाद दे दी जाएगी, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। और हर क्लास की, अगर आप चाह रहे हैं कि हर क्लास की PDF आपको हर क्लास में ही हर रोज़ दे दी जाए तो दे देंगे। उसके बाद क्या होगा, पर्टिकुलर एक PDF में आपको पूरा साहित्य दे देंगे। ठीक है, तो अभी जैसे चल रहा है चलने दीजिए। तो इसके लिए आप PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टीचिंग लर्नर्स बाई शालिनी श्रीवास्तव। और उम्मीद करते हैं कि जो हिंदी व्याकरण हमने पढ़ाई है वो आपको समझ में आ रहा होगा। उस पर KVS में मत जाइएगा क्योंकि उस समय KVS का एग्जाम चल रहा था, इसलिए हम KVS का था तो इसलिए हमने KVS उस पर थंबनेल पे डाल दिया था। लेकिन हिंदी कोई भी हो, क्योंकि इतना बेसिक से अच्छे से पढ़ाया गया है कि आप किसी भी एग्जाम के लिए उसे पढ़ सकते हैं, चाहे जो एग्जाम हो। ठीक है, तो उस पर KVS पे मत जाइएगा। और आपकी पत्र लेखन की भी क्लास चल रही है, पत्र लेखन कर लीजिए, उसमें थोड़ा कुछ बचा है उसे करवा देंगे। और पत्र लेखन में एक पत्र आपको एक वीडियो में बताया गया, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है, तो आप एक बार देख सकते हैं पत्र लेखन। और पत्र लेखन की PDF मेरे पास नहीं थी उस समय, हमने पढ़ा दिया था, तो कहीं से अरेंज करेंगे फिर आपको टेलीग्राम पे उसको भी प्रोवाइड करा देंगे, तो उसके लिए भी चिंता मत करिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे साथ बने रहें, सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।